हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित त्रिपाठी और आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट 6। जर्नी जो शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, फिर हमने जो कंपनी रूल को देखा, क्राउन रूल पे आए और हमने जो पहला क्राउन रूल का जो पहला एक्ट है वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो इतना सा है कि ट्रेड के बाद मोनोपोली के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अपना राज शुरू कर देती है एंड सेंट्रलाइज कर देती है गवर्नर्स को लाके। गवर्नर का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है को पास सारी पावर देके जब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आते हैं एक्ट ऑफ 1786 से, जब बहुत ही ज्यादा क्या चीज पावर लेके आते हैं, सेंट्रलाइजेशन पावर लेके आते हैं, ओवर रिटन पावर लेके आते हैं, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो अब धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में पूरा का पूरा अब हमारा जो एक्ट है वह इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने 1858 पढ़ा लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो, और जिन्होंने पिछले पार्ट्स भी नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स भी आप प्रॉपर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, मेरे इसी चैनल पे। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, अब इसका इतना पढ़ना क्यों है? पहली बात तो ये है क्वेश्चन, यहाँ से हमको बहुत सारे कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कि हमारे आज की कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि 1857 में फर्स्ट फ्रीडम रिवॉल्ट होता है, स्वतंत्रता संग्राम पहला 1857 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इंडियंस को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी प्रशासन में, क्योंकि तभी जाके तो उनको अगर कोई पावर देंगे, उनका मानना ये रहा होगा कि अगर इंडियंस को पावर देंगे तो तभी जाके वो वहां का रिवोल्ट शांत हो सकता है। ठीक, इसके लिए एक्ट लाए गए 1861 में, 1892 में एंड 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इंडिया में उसके लिए भी। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या थे। पहला फीचर जो इसका है, पहला फीचर देखो क्या कहता है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखो अभी तक की जो जर्नी है, इंडियंस को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है। यहां से इंडियंस जो हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं इस एक्ट के बाद। वाइसरॉय आए ना लास्ट एक्ट में, वाइसरॉय तो पता है ना आपको वाइसरॉय क्या चीज थी? अब पहले वाइसरॉय का नेम कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, तो कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम भी दे सकते हो। वैसे तो इसी में है, पर चलो देखते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस में एंट्री हो गई इंडियंस की इस एक्ट के कारण, और वाइसरॉय जो थे इंडिया के उनके पास पावर आ गई कि जो उनकी काउंसिल है, काउंसिल याद है ना आपको, जो उनको असिस्ट कर रही थी कि किस तरीके से काम करना है, 15 मेंबर्स कमेटी जिसके चेयरमैन वाइसरॉय होते थे। तो उस काउंसिल को एक्सपेंड करे, उसका दायरा बढ़ाए, उसके मेंबरों की गिनती बढ़ाए, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मींस कौन नॉमिनेट करेगा उन्हें? वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, मतलब चुनेंगे कौन? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब यहाँ पे है कि ऑफिशियल मतलब ब्रिटिशर्स नहीं है, वो ब्रिटेन से नहीं आए हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग नॉन ऑफिशियल है। तो क्या हुआ कि पहली बार जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट 3 इंडियंस थे वो चुने गए 1862 में, लॉर्ड कैनिंग। लो, मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला, यहाँ पे नाम आ गया। देन वाइसराय ने नॉमिनेट किसको किया? 3 इंडियंस। किस किस को? एक तो राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। कहानी को देखो, हाँ मतलब इस एक्ट की कहानी को देखो। देखो कहानी कैसे पढ़ते हैं तो इजीली दिमाग में बैठ जाता है। कहानी देखो, इसमें क्या हुआ कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एंट्री दिलवा रहे हैं। पहली बार हो रहा है ऐसा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए पहली बार ऐसा हो रहा है। वाइसरॉय के पास पावर आ गई कि कोई भी आप अपनी जो क्या हो गया कि अपने जो काउंसिल है उसमें
बढ़ाओ, उसको एक्सपेंड कराओ काउंसिल को, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडिया से चुन लो। पहली बार तीनों को चुना गया, तीनों के नाम आपको दिमाग में बैठा लेने हैं, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये 3 नाम आपके पास होने चाहिए। अब सेकंड फीचर पे देखो, मैंने कहा था ना कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। देखो किस तरीके से होता है। पहला फीचर तो सबको पता चल गया ना, पहला फीचर क्या कहता है, वायसरॉय के पास पावर है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुनने के, 3 मेंबर्स चुनेंगे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। सेकंड फीचर में कहता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास से छीन के बंगाल को दे दी गई थी, देखो क्या बन के कठपुतली बन के रह गए थे ना बॉम्बे एंड मद्रास, उनको अब पावर्स वापस दे दी गई, रिस्टोर कर दी गई। साफ साफ पढ़ लिखा, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स, उनको वापस दे दी गई। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइजेशन चला हुआ आ रहा था रेगुलेटिंग एक्ट से, जब हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे, तो क्या गया, पावर सारी वहां चली गई थी ना 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा था। ठीक है, और वो इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गई थी कि 1833 में आते आते तो पूरा ही सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सब कुछ फेडरल रहा ही नहीं, सबका सब क्या हो गया कि एकदम डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का ही यहाँ पे एक तरीके से राज होने लग गया था 1833 तक का। मतलब एक तरीके से क्राउन रूल नहीं शुरू हुआ था, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि वही थे जो कर रहे थे, क्योंकि कंपनी सब उनके कंट्रोल में थी, उनके ही जो पर्सन थे वो यहाँ पे, उनको वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया, पावर्स वापस मिल गई बॉम्बे एंड मद्रास को। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जो प्रोविनेंस थे वहां पे कंप्लीट ऑटोनॉमी आ गई 1937 तक। किस लिए आई, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होता रहा, सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा बदलाव आने के कारण मद्रास एंड बॉम्बे को अपने अपने पावर्स मिल गई, वो अपने डिसीजन देने लग गई। तो कंप्लीटली 1937 तक जो भी यहाँ पे प्रोविंसेस में क्या हुआ कि ऑटोनॉमी आ गई, अच्छी तरीके से वो अपनी डिसीजन ले गए, उनका अपना एक अधिकार हो गया जगह जगह, उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे थे। अब अगर दोनों फीचर को देखें तो फर्स्ट फीचर में तो इंडियंस को लेके आया, सेकंड फीचर में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। थर्ड फीचर की तरफ अगर हम बढ़े, थर्ड फीचर कहता है it also provided for the establishment of new legislative councils for Bengal। देखो बंगाल के लिए, जो बंगाल है उसके लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाने का इसमें प्रावधान था। और वो कौन कौन सी थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या क्या बनाई गई कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, किस किस के लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके थे, रीजन्स थे वहां के लिए, और पंजाब के लिए, जिनका के टाइम यहाँ पे दिया गया कि कब कब करना। इतना ध्यान देने योग्य फीचर नहीं है, पहले डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड जो इंडियंस को फर्स्ट एंटर मिले इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि इन एम्पावर द viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council। अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, देखो क्या हुआ, वायसराय को और ज्यादा पावर मिल गई कि वो रूल बना सकें और ऑर्डर दे सकें काउंसिल के अंदर। It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो गया कि जैसे देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, कि पोर्टफोलियो देखो क्या है, इंडिया में अगर हम कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखें तो होम मिनिस्ट्री एक पोर्टफोलियो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक पोर्टफोलियो है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं अभी करंट सिनेरियो में, जब मैं 2021 में ये वीडियो बना रहा हूं, तो तब एजुकेशन का पोर्टफोलियो वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम, देखो पोर्टफोलियो वाला फीचर अभी तक चला आ रहा है, मैं कह रहा था ना शुरुआत में कुछ ना कुछ फीचर हमें मिलेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वायसराय
council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of its department. देखो क्या किया गया, इस सिस्टम के जरिए, इस पोर्टफोलियो सिस्टम के जरिए एक आदमी को किसी डिपार्टमेंट या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का ऑथराइजेशन मिल जाएगी और वो इशू कर पाएगा फाइन ऑर्डर्स। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, मिनिस्टर्स के पास ऑर्डर्स है ना, मिनिस्टर्स के पास पावर्स है कि वो इशू कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। वैसे ही वो पोर्टफोलियो सिस्टम के तब भी शुरू हो गया कि एक आदमी को फाइनेंस दे दिया, इसको हेल्थ एंड एजुकेशन दे दिया। तो ये सब चीजें तब से शुरू हो गई और आज भी हमारे इंडियन पॉलिटी में ये आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। पहला फीचर हमने गेन किया, सेकंड फीचर वो डिसेंट्रलाइजेशन वाला। दो फीचर तो हमारे पास अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में अभी भी हिस्सा है। थर्ड फीचर देखते हैं, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश। सुना होगा आपने, अध्यादेश जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऑर्डिनेंस का फीचर भी यहीं से शुरू हुआ। देखो ऑर्डिनेंस वाला भी क्या है फीचर, हम आज भी यूज कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अभी भी हमारे गवर्नमेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए किसी भी इमरजेंसी टाइम पे। अब देखो, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। वाइसरॉय के पास पावर हो गई कि वो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ कॉन्करेंस मतलब कोई उनके साथ तालमेल बिना बैठाए वो इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे। और उस ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने ही था और आज भी वही है। फीचर्स देखो कितने सारे हमने देखे। पहला फीचर देखा कि वाइसरॉय ने लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एंट्री दिलवा दी। देन डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, जो पहले सेंट्रलाइजेशन 1773 से शुरू हुआ था, वो डिसेंट्रलाइजेशन अब 1861 में आके, वो सेंट्रलाइजेशन अब 1861 में आके खत्म होना शुरू हो गया। प्रोविंसेस जो थी पंजाब की और बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थी वहां पे नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए गए। वाइसरॉय को अपना ही डिसीजन जो है उन्होंने अपना ही डिसीजन लेने की पावर मिल गई ऑर्डिनेंस के जरिए। एंड पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया, जो भी फीचर अभी तक हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, पहले की जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में। और इसको एक बार और देख लेते हैं। हुआ क्या, हुआ ये It made the beginning of representative institution by associating Indians with law making process। law making process में एंट्री दिलवा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग जी, और डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। एंड देन क्या हुआ कि नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए गए बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब के लिए। और 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम जारी कर दिया। वो पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी है। एक ही आदमी को तुम सारी पावर दे दोगे उसके डिपार्टमेंट की कि तुम ऑर्डर कर लो या कोई भी आपको डिसीजन लेना वो ले लो। और वाइसरॉय को क्या दे दी, पावर दे दी कि बिना कंकरेंस के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस के आप इमरजेंसी के टाइम में कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो, किसी भी कानून को पास कर सकते हो ऑर्डिनेंस के जरिए और 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, सो नाउ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, like, share and subscribe. These 3 things are very 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 important. अब देखो important क्यों है ये important, अब शेयर करोगे लोगों को पता चलेगा, ठीक है, चैनल की ग्रोथ होगी, मोटिवेशन आएगा, नई नई वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।